राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई प्रधानमंत्री को लेकर। राहुल गांधी बोले पीएमएचएम गद्दार है, मर्यादा की आखिरी रेखा भी पार क्या हो गई। उधर अखिलेश यादव ने आज पीडीए ऑडिट क्या आरक्षण खत्म होने का शिगुफा छेड़ दिया 27 के लिए। एक रिपोर्ट देखिए फीडी में। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है। लेकिन ये भी बताना चाहिए कि 5 साल में जब खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो कितना हिस्सा लूटे हैं पिछड़ों का। सियासत की भाषा और मर्यादा क्या अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुलेआम पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बता रहे हैं। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। प्रधानमंत्री पर राहुल के गद्दार वाले प्रहार के बाद बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लगातार मिल रही हार से हताशा में राहुल गांधी की अराजकता वाली मानसिकता सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी राहुल पर जुबानी हमले में मर्यादा की सीमा लांघ दी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है, परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं। एक तरफ राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उबाल है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरक्षण और पीडीए के मुद्दे पर सीधे बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का फाउल प्ले खेल रही है। अखिलेश ने बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बदलाव और मुस्लिम उपजातियों के कोटा लिस्ट से बाहर किए जाने को लेकर भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मलुक नागर जी हैं पूर्व सांसद और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सैयद जरीन है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा आपसे शुरू करता हूँ, कितना आनंद मिलता है आपको, आपकी पार्टी को प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने में, जरा बताइए। देखिए पंडित जी, एंकर महोदय, मैं आपको ये बताऊं कि राहुल गांधी गरिमा की बात रखते हैं। वो मुजरा नहीं कराते मित्रों, ये मुजरा करा देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ये मतलब देश के प्रधानमंत्री की। मुझको अरे छोड़ो यार, भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। और बाहर भारत के हर लोग निराशा और हताशा में जी रहे हैं। रशिया में जाके कहेंगे, कभी कोरिया में कहेंगे, कभी चाइना में कहेंगे, वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी का आशय ये नहीं है, प्रधानमंत्री 56 इंची है, विश्व गुरु हैं। उन्होंने कहा कि देश से अपील कर रहे हैं वो कि पेट्रोल मत खर्च करो। सर आशय मत समझाइए यात्राएं। अजय वर्मा जी, अभी पिछले 1 मिनट में आपकी हताशा दिखी है, मैं चुप रहा तो आशय मत समझाइए। जो सवाल पूछा उस सवाल का बहुत सीधा सवाल था, सीधा जवाब दे लीजिए। कितनी आत्ममुग्धता आती है देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलने में, या आपको लगता है कि इसी से आपकी नैया पार लग जाएगी? क्या
नहीं, आप अपने शब्द अगर मेरे मुंह में डालने, मैंने कौन सा शब्द बोला भाई? मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक सवाल पूछा, उस सवाल का सीधा सा जवाब दे लीजिए। आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आती है क्या? तो सवाल का जवाब तो मैं ऐसे ही नहीं, आपकी हताशा बहुत शुरू से दिखाई दिया जय वर्मा। पहले आपको मैं पंडित जी लग गया, फिर आपको मैं एंकर महोदय लग गया, फिर आप जो है राहुल गांधी का आशय समझाने लगे। तो आपकी मानसिक हताशा अगर डिरेल हो चुकी है तो सर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको कोई विकल्प नहीं दिया। मैंने बिल्कुल कहा कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विस्तार से बताइए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए कि कितनी आत्ममुग्धता, कितना आनंद अंदर से उमड़ता है देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द बोलने में। सुनो, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि आपके यस और नो में आंसर दिया जाए। आंसर सीट नहीं है भाजपा। मिस्टर वर्मा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप समझाइए कि कितना आनंद आता है और क्यों आनंद आता है। मैं और क्या समझा रहा हूं? आप आशय समझा रहे हैं कि ये मतलब नहीं था, वो मतलब था। आशय समझा रहे हैं, आशय नहीं समझना है। नहीं, देश के नहीं आशय नहीं, देश के लोगों को बेवकूफ बनाइए, महंगाई पे चर्चा मत करिए, खुद विदेश घूमिए, टॉफी बांटिए रोम में, इटली में, मुसलमानों को यहाँ को गाली बकिए, वहां के मुसलमानों से गले जाके मिलिए, वहां के मुसलमानों से गले जाके मिलकर रेड कारपेट लीजिए। ये दुहरी नीति इस देश में चाहे आम आदमी की हो या प्रधानमंत्री की हो बिल्कुल नहीं चलेगी। मलूक नागर बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं आऊंगा विजय जी। मलूक नागर ने कई बार इशारा कर दिया। सर सुनिए ना, मैं अभी मैं जाना नहीं चाहता हूं किसने क्या क्या कहां कहां बांट दिया, किसने चीन को क्या दे दिया, उधर मत जाइए। अजय वर्मा जी देश के प्रधानमंत्री दौरों पर जाते हैं, चाहे आपकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री थे और चाहे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से हैं, और खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ ले ही कर जाते थे। तो रुक जाइए मलूक नागर जी, आप बार बार इशारा किए, बोलिए। पांडे साहब मुझे बोलना है? हाँ सर, आप इशारा कर रहे थे, मैं तो विजय शर्मा के पास जा रहा था। बोलिए, आप ही से मैंने बोला। जी नहीं जी 5 साल में माननीय राहुल गांधी जी के साथ सदन में बैठा हूं। राहुल गांधी जी को बहुत नजदीक से जानता हूं। कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूं, मेरे भाई भी कांग्रेस से विधायक रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस को बढ़िया तरीके से जानते हैं। मैं शर्त लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी से ये पूछ लो कि गद्दार और वफादार दोनों शब्द का संधि विच्छेद क्या है और दोनों शब्द का अर्थ क्या है। कुछ भी शब्द सुन लो, उनके साथ टोली के जो मेंबर हैं, और कुछ भी बोल दो बगैर सोचे, जैसे वो देश की संसद से निकल के कहेंगे देश की इकोनॉमी डेड। अरे भाई 60 साल कांग्रेस ने इकोनॉमी बढ़ाई, उसको भी डेड कर दिया। तो राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, ठीक क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अरे देश के लिए जो काम चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में अगर तुम उन्हें गद्दार कहोगे तो 8.5% क्षेत्र के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे जो आपका राज्य है, ठीक है, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, पिछली बार की तरह हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना मलूक नागर जी, के लिए भी तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है। अजय वर्मा जी को शायद ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कभी आशय समझाने की बात करते हैं, कभी तात्पर्य समझाने की बात करते हैं, फिर कभी विजय शर्मा ये कह देते हैं कि नहीं भाई हमने तो गद्दारी कहा है। एक और मैं सुझाव दे देता हूं विजय शर्मा, आप जवाब दीजिए, लेकिन इनको बहुत दर्द है कि वो चॉकलेट जो है मेलोडी कैसे चली गई इटली। एक पैकेट इनको भी इनके घर पर एड्रेस पर भिजवा दीजिएगा। राकेश जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो एलओपी हो ऐसी भाषा उसको शोभा नहीं देती, और जिसके गिरेवा नीचे से ऊपर तक कालिक पुती हुई हो। देश में आपातकाल किसने थोपा था, संविधान को तार तार करने का किसने कार्य किया था, कौन हुआ फिर गद्दार देश का, जो देश विरोधी लोगों के साथ, एलान उमर जैसे लोगों के साथ मन साझा करते हैं, कौन हुआ गद्दार? देश की जनता तय करे। करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री चुना है वोट देकर, तो उनको गद्दार कहना, कार्यकर्ताओं को गद्दार कहना, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो ये कर्तव्य और कर्म है, मैं नहीं कहता, जनता को तय करने दीजिए, ये गद्दार वाले हैं। शिया चीन के हो, अक्साई चीन हो, सेना को निहत्था करना हो, प्रधानमंत्री जी को गाली देनी हो, चाहे चुनाव आयोग को गाली देना हो, अगर इनके हक में फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को के ऊपर उंगली उठाना हो, इतने तरह के कारनामे इनके हैं। हर कारनामे में अगर इनको जिता दो केरल में ठीक है, नहीं तो चुनाव आयोग बेकार है। नहीं, अभी चुनाव आयोग पर नहीं जाएंगे विजय जी, अभी चुनाव आयोग पर तो नहीं जाएंगे।
अजय वर्मा आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए, फिर मैं एक एक बार जरा सबसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन ये गद्दार वाले बयान के साथ है। बोलिए अजय वर्मा, पहले आप कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मैं विजय शर्मा जी अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये किताब ले आते हैं बीजेपी की लिखी हुई। अरे भाई, अपने भी विचार दीजिए, पार्टी के तो आप हैं ही हैं। मैंने जैसे अपने विचार दिए कि देश के हालात, व्यापार पे बात नहीं, नौकरी पे बात कही, रोजगार पे बात नहीं, महिला सुरक्षा पे बात नहीं, टॉफी बट रही है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, देश बाहर के मुसलमानों से गले मिल रहे हैं, इन सब चीजों में भी तो चर्चा करो। देश ये चाहता है, देश डॉलर का तो यूरो में व्यापार होगा हमारा इटली के साथ, नहीं सुधारने का ये मतलब है। अब विजय जी, अगर एक राष्ट्राध्यक्ष सीएम, देखिए जाके मिलता, अच्छे से मिलता, क्या सीएम दिक्कत है गुजरात देश की तरक्की के लिए? किसी देश पूर्व विरोधी सीएम लोगों के साथ तो नहीं मिलते। पूर्व सीएम गुजरात ने कहा था, अरे विजय जी, पूर्व सीएम गुजरात ने कहा था, मित्रों, डॉलर रुपया उसी देश का गिरता है जिसकी सरकार गिरी हुई होती है। ठीक है। पूर्व सीएम गुजरात ने अजय भाई, वर्तमान पीएम श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कहा था, मित्रों, रुपया उसी कंट्री का गिरता है जिसकी अब आप सुनिए ना, सुनिए अजय भाई, सुनिए सर, अगर आपको एक मिनट रुकिए, अगर आपको रुपए पर डिबेट करनी है, अगर आपको अर्थव्यवस्था पर डिबेट करनी है, अगर आप चाहते हैं बेरोजगारी पर ही चर्चा हो, अगर आप ये चाहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस पर ही चर्चा हो, तो जाकर पार्टी में समझाइए, पार्टी में समझाइए कि ऐसे बयान मत दिया करिए। राहुल गांधी उसी पर बोल रहे होते तो उसी पर चर्चा हो रही होती, नहीं जरूरत थी गद्दार शब्द बोलने की। प्रेम जी, मैं एक बार सबसे जान लूं, प्रेम जी, आप इस वाले शब्द इस बयान के साथ हैं क्या? देखिए पांडे जी, आपके प्रश्न का हाँ ना में उत्तर दिए बगैर मैं अदालत का सहारा लूंगा। अच्छा, हमारी अदालत जो है ना, गद्दार शब्द को इस रूप में देखती है कि वो हंस करके बोला गया है या हंस करके नहीं बोला गया है। तो राहुल गांधी जब बोल रहे थे वो हंस के बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, ये भी पॉइंट है जानने का। और वरना अगर गद्दार अगर सीरियसली बोलते तब तो भाई अपने अनुराग ठाकुर जी अपना बंगोली बंदूक लेके आ चुके होते, वो भी बात है। लेकिन अब थोड़ा सा समझिए कि गद्दार शब्द जो है क्या है। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, रवनीत बिट्टू को भी गद्दार कहा था, ट्रेटर कहा था, पलट के उसने देश का दुश्मन बताया था राहुल गांधी को, ये भी याद होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, गद्दार जो है पार्टी का भी गद्दार होता है, अच्छा, देश का भी गद्दार होता है, अच्छा, संविधान के खिलाफ काम करने वाला भी गद्दार होता है। नहीं प्रेम जी, मुझे सर मैं थोड़ा सा जल्दी आ रहा हूं। मैं ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद हो सकता है आप पत्रकार की तरह बातचीत करें, लेकिन अवधेश जी को भी जरा स्क्रीन पर लाइए। लेकिन अवधेश जी, मुझे आज ये पता चला कि प्रेम कुमार जी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं। किसने किस मूड में बोला, चेहरे पर हंसी थी, गंभीरता थी, क्या थी, भाव में क्या था, ये सब कुछ बता रहे प्रेम जी आज। अब आगे से एक डेजिग्नेशन और ऐड करवा दूंगा, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार कम बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्यादा। पांडे जी मेरी बात, ये तो अभी मैं न विशेषज्ञ हूँ, मैंने दावा किया, मैंने कहा क्या कि मैं विशेषज्ञ हूँ, मैंने कहा हमारी अदालत कहती। सुनिए प्रेम जी, मैं बोलूं या चुप रहूं? नहीं मैं अच्छा 30 सेकंड अवधेश जी दे दीजिए, 30 सेकंड और दे दीजिए प्रेम जी को, फिर आ रहा हूं अवधेश जी। मैं कह रहा हूं पांडे जी, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, न तो मैंने ऐसा दावा किया, इसलिए आप मुझे उस रूप में उद्धृत मत कीजिए। अच्छा, मैंने सिर्फ अदालत की बात कही। अदालत कहती है कि हंस करके अगर गद्दार बोला जाए कि तो फिर कोई राहुल गांधी को बाइट भी हंस के बोला गया है या नहीं बोला गया है। तो हमने कहा परखना पड़ेगा राहुल गांधी ने हंस करके बोला है कि क्या बोला है, इतना ही कहा। मैं कोई हंसी दिख रही है, कहीं हंसी दिख रही है क्या किसी को? मुझे तो नहीं, मुझे तो राहुल गांधी नहीं, मुझे तो राहुल गांधी कहीं नहीं हंसते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं कौन से लेंस से इन्होंने अवधेश जी देख लिया। वो तो नहीं, देखिए मुझे तो बहुत राहुल गांधी जी के बोलने से मेरे अंदर जो पीड़ा हुई है और गुस्सा पैदा हुआ, उससे ज्यादा गुस्सा तो प्रेम कुमार के कारण हुआ कि देखा जाएगा, कोर्ट ने कहा कि हंस के बोल रहा है कैसे। वैसे तो राहुल गांधी जी का चेहरा दिखा गया है जैसे वो बोल रहे थे हमेशा एंग्री यंग मैन की तरह। देखिए राकेश पांडे जी, तीन बातें हमारे इस पूरे आपके विषय में है। पहला है कि राहुल गांधी जी ने, सुनिए मैं अपनी बात कर लेता हूं, आप बाद में उत्तर दीजिएगा।
आपका आज का जो वक्तव्य है आप कभी बाद में जाकर सुनेंगे तो आपको अपने आप पर शर्म आएगी कि हमने कैसे ये बात की थी। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, लोग देश में सुन रहे हैं। मैं अगर किसी भी मैंने भारत के विपक्ष के नेता के किंग कर्तव्य विमूढ़ता, फ्रस्ट्रेशन और घृणा इस लेवल पर चला जाए कि हमारा प्रधानमंत्री इस समय विदेश में और स्कैंडिनेवियाई कंट्री की यात्रा कर रहे हैं। स्कैंडिनेवियाई कंट्री अपने जो है एक्सट्रीम रिलीजियस फ्रीडम, एक्सट्रीम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सट्रीम जो है पर्यावरण, उसके लिए जाने जाते हैं, मानवाधिकार के लिए, और भारत की आलोचना वहां वो जा रहे हैं। और वहां से अगर प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है स्वीडन जैसा देश दे रहा है, नॉर्वे जैसा देश जो रिलीजियस फ्रीडम के लिए झंडा उठाए रहता है दुनिया में, तो उसको लेकर के अगर यहाँ किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और कह रहा है देश का गद्दार है, तो फिर तो ये तो पतन की पराकाष्ठा, इस पर कोई टिप्पणी छोटी पड़ जाएगी। अवधेश जी आप दिखा दीजिए कहीं देश का गद्दार अगर बोला है। अच्छा, किसका गद्दार बोला? आज बोला है, सुनिए किसका गद्दार बोला? राहुल गांधी, अरे किसका गद्दार बोला है? एक मिनट रुक जाइए। करने के लिए किसका गद्दार बोला? तर्क दिए हैं वो मैंने उदाहरण दिया आपको। किसका गद्दार बोला? राहुल गांधी को गलत कोट करके आलोचना मत कीजिए, सही कोट करके आलोचना कीजिए। अरे भाई बयान स्क्रीन पर है प्रेम कुमार जी, बयान स्क्रीन पर है भाई। बोलेंगे तो हम नहीं बोल बयान हम भी सुनाइए ना, कहा देश का गद्दार कहा है, क्या कहा है? किसका गद्दार कहा है बताइए? किसका गद्दार कहा है? एक मिनट किसका गद्दार? उन्होंने कहा है कि संविधान के खिलाफ काम करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और ये इसलिए संविधान के गद्दार हैं, देश के गद्दार नहीं कहा। और देश का मैं पार्टी का भी गद्दार लोग होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया रवनीत बिट्टू को, इसलिए राहुल गांधी ने कहा को पलट कर उन्होंने कहा था देश का दुश्मन बताया था ना, तो गद्दार को आप देश का गद्दार बोल के बहस कर रहे हैं, तब तो ये गलत बात है। देश का गद्दार। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा जानबूझकर शांत था। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं एज इट इज कोट करके बोल देता हूं कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनके कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। इसमें तो संविधान की भी बात नहीं आई है। ये आपने अपना वर्मेटम निकाल लिया ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं प्रेम जी, आप आज बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्यादा लग रहे हैं। राहुल गांधी हंस नहीं रहा है तो भी आपको हंसी दिख रही है। आप उनके मन के अंदर जाकर बैठे हुए थे, शरीर के अंदर बैठे हुए थे। तर्क देकर देश का गद्दार तो गलत बोलकर और उसको सही साबित करने में, अरे मैं तो रख दिया, पढ़ के सुना दिया भाई, पढ़ के सुना दिया पत्रकार महोदय, पढ़कर नहीं बोलकर सुना दिया। और सॉरी पत्रकार महोदय, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब रुकिए, मैं जरीन के पास जा रहा हूँ। ठीक है प्रेम जी, सुनिए सर, आप सुनिए ना सर। तो उन्होंने किसका नहीं, अरे मैं पूरी लाइन पढ़ दिया प्रेम जी। आप सर, मैं वही कह रहा हूं, अजय वर्मा जी से ज्यादा आप कांग्रेस के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब रुक जाइए, अब सैयद जरीन, अब मुझे एक बात बताइए, रुक जाइए प्लीज 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 प्लीज, सबसे आखिर में जा रहा हूं, एकमात्र महिला पैनल पर हैं तो उनको बोलने का समय दीजिए। ठीक है, अब जरीन जी, एक तो क्या आप राहुल गांधी के इस बयान के साथ आप और आपकी पार्टी हैं, पहली बात। दूसरी बात है, वर्चस्ववादी कौन है वो मुझे बता दीजिएगा, समझा दीजिए जरा। मैंने कहा कि मेरी बात पूरी नहीं हुई। बस एक चीज कहना चाहूंगी कि अब देश में आपातकाल को खुद प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा कि देश में आपातकाल जो है वो स्टार्ट हो गया है, और उन्होंने तरह तरह की चीजों को रोकने का कहा कि भाई आप सोना ना खरीदिए, आप पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, और बहुत सारी चीजों को आगे ना जाने वो क्या क्या बताएंगे कि ये भी ना कीजिए, ये भी ना कीजिए। तो थोड़ा सा देख करके असहज लगता है कि वो जो एक रील वायरल हो रही है वो चॉकलेट्स के साथ, तो हम जैसे हम लोग को नहीं अच्छी लगी, तो आप सोचिए कि जो एक बिल्कुल, आप प्लीज या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोल लेने दीजिए। एक गरीब वर्ग, देखिए नहीं जरीन जी सुनिए, मैडम मैं आप ही बोल रही हैं, मैं आप ही बोल रही हैं, कोई आपके बीच में नहीं आएगा। सुनिए आप रील पर तंज कस रही हैं, आप वीडियो पर तंज कस रही हैं, मैडम वो कसते रहिए। मेरे दो मुख्य सवाल हैं, उनका जवाब आ जाना चाहिए। क्या आप राहुल गांधी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहने के बयान के साथ आप और आपकी पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात है, मुझे यह भी बता दीजिए वर्चस्ववादी कौन है। जा ही नहीं रही हूं मैं, एक वही सवाल है मैडम, जाना तो पड़ेगा उस पर। ये मत कहिए कि मैं उस पर जा नहीं रही हूं, तो जाना तो पड़ेगा। देखिए, एक तो समाजवादी, देखिए समाजवादी पार्टी, देखिए
हम लोग समाजवाद को बिलोंग करते हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी से आते हैं, हम लोग समाज और हम लोग की जो जुबान है वो शालीन है। हम ऐसे किसी अल्फाजों का समर्थन नहीं करते हैं, ना हमारी पार्टी करती, ना हमारी ठीक है, मतलब समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इस बयान की प्रधानमंत्री गृहमंत्री गद्दार है, इस बयान के खिलाफ है। चलिए मैं मान लिया, आगे बोलिए। जलीन जी एक बात मुझे बताओ, गद्दार कौन होता है? जब नहीं, खिलाफ की बात नहीं कर रही हूँ, हम ये अल्फाज, हम अल्फाज की बात कर रहे हैं, हम लोग अल्फाज की बात कर रहे हैं, हम अल्फाज की बात कर रहे हैं। गद्दारी तो वो कर ही रहे हैं, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। समझौता करना कांग्रेस पार्टी का, उसको कौन क्या बोलेंगे बताइए? उसको गद्दार नहीं बोलेंगे? बताओ मुझे। आतंकवादियों के लिए रोने वाले व्यक्ति सोनिया गांधी जी और आपके मुलायम सिंह जी कहते थे कि इनको छोड़ दो, तो कौन गद्दार हुआ? तो इस देश को तय करने की बात नहीं। और जरीन जी चलिए, आप राहुल गांधी के इस बयान के साथ नहीं है, लेकिन शालीनता वाली बात पर आपकी पार्टी के एक सांसद का बयान हाल ही में याद आता है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी थी। वो गाली कौन सी दी थी हम टीवी स्क्रीन पर बता नहीं सकते हैं, तो वो छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए वर्चस्ववादी कौन है? हम लोग समाजवाद से आते हैं, हम लोग लोहिया की विचारधारा से चलते हैं, हम लोग ऐसे अल्फाजों को बिल्कुल मजम्मत करते हैं, ना हमारी पार्टी करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, तो तमाम प्रवक्ता जो तो मैडम अपनी पार्टी के लोधी जी को समझाना था ना मैडम, मतलब हमारी अपनी पार्टी के लोधी जी को समझाना था। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ, ऊपर से ये तर्क दिया आपने मुझे आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती पे बुलाया, आप उस पर तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। आपने मुझे 69,000 शिक्षक भर्ती पे बुलाया, उस पे तो कोई पीडीए पे। अब आपको इसकी प्रूफ चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं आपको इसकी प्रूफ चाहिए, मैं दे देता हूँ। अवधेश जी 30 सेकंड और दे दीजिए। आपको इसकी प्रूफ इस सवाल पर चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। ये नहीं, आपने मुझे मैडम वो भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, दोनों टॉपिक है। अब आपके अनुसार वाले टॉपिक पर आता हूँ। मुझे ये बताइए, जो अखिलेश यादव जी ने कहा वर्चस्ववादी कौन है? देखिए वर्चस्ववादी कौन है? देखिए बीजेपी का मैं एक बार कहना चाहूंगी, बीजेपी का जो ग्राफ है ना उत्तर प्रदेश में लगातार कम हो रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 का चुनाव आप लोग कैसे भूल सकते हैं कि पीडीए के साथियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ कैसे बीजेपी को 2024 में पछाड़ा था। और बीजेपी का तो देखिए काम है, वो तो दलित विरोधी पार्टी है ही है, वो तो शोषित वंचित लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। वो तो लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है मैडम। तो ये तो बढ़ने ही नहीं देना चाहती। और रही 69,000 शिक्षक भर्ती की बात, सुनिए मेरी, मैं कुछ आंकड़े लेकर कर आई हूँ, जो ओबीसी वर्ग को जो मिलना था 27% मिलना था, लेकिन कितना मिला? मैं बोलूं? बोलिए। देखिए मैं बोलूं? बोलिए मैडम, आप ही के पास हूँ, बोलिए। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पर अगर आप आइए कि ओबीसी वर्ग को मिलना था 27% और मिला 3.86%। ठीक है। लूट कितनी हुई? 23.14% की। ठीक है। एससी वर्ग को मिलना था 21%, मिला कितना? 16.2%। अब मैडम सुन लिया। 4.8। मैडम प्लीज मैं इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि 2 मिनट हो गया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जरीन जी, मलूक जी 1 मिनट, मुझे समझना है कि वर्चस्ववादी कौन है, मैं उसके बाद ही इस शो में आगे बढ़ूंगा। जरीन जी मुझे फिर समझाइए, मैं तीसरी बार आपसे इस शो में पूछ रहा हूं, वर्चस्ववादी कौन है जिसका जिक्र अखिलेश यादव जी कर रहे हैं? मैं आपसे देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप इस पर आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ 70 से ज्यादा पर्चे लीक हुए, उसकी कोई बात नहीं। मैडम वर्चस्ववादी कौन है? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। मैं फिर कोट कर रहा हूं, इस समाज में 2 बड़े विभाजन, एक तरफ वर्चस्ववादी लोग, दूसरी तरफ वंचित लोग। मुझे बताइए वर्चस्ववादी कौन है, उसकी परिभाषा समझाइए मुझे, कौन है? आप समझदार नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझदार हूं, मैं ना समझूं। जरीन जी मुझे समझाइए वर्चस्ववादी की परिभाषा क्या है, कौन है समाज में वर्चस्ववादी? आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो समझाइए ना, तो समझाइए वर्चस्ववादी कौन है? इस टाइम कौन है सर? आपने ये आप समझिए वर्चस्ववादी कौन है। नहीं, वर्चस्ववादी कौन है? वो 5% कौन है, मुझे बताइए। आप समझिए। नहीं समझ रहा हूं, मैं ना समझूं, मुझे समझाइए। उन्होंने तो सारी बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। जरीन जी मुझे समझाइए वर्चस्ववादी कौन है, मुझे समझाइए वर्चस्ववादी कौन है। सुनिए राकेश जी, उन्होंने पीडीए का दुख रखा, उन्होंने पीडीए का दुख भी रखा, उन्होंने पीडीए का जो दलित शोषित जो समाज है, जो वंचित समाज है, उसका दर्द भी रखा। और उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी आएगी, 90 दिन के अंदर वो 69। अब सुनिए मैडम, सुनिए, अब आप नहीं बोल रही है ना, तो मैं बोलता हूँ। अब आप मत कहिएगा कि मैं अपने शब्द किसी के मुंह में डाल रहा हूं। अब अवधेश जी 1 मिनट और दे दीजिए। मलूक सर, मुझे पता है इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर आपको जानकारी है।
अब अवधेश जी, मैंने 4 बार पूछा कि वर्चस्ववादी कौन है, ये नहीं बोल रही हैं। अरे क्यों नहीं बोल पा रही कि अगले हैं 5%? इनसे दिक्कत है, इनके खिलाफ लड़ाई है। अभी कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ कहा था, भले बाद में माफी मांग लिया था। अवधेश जी, राकेश पांडे जी, देखिए मेरी को तो शुरू में प्रेम जी ने टोका, मैं तो 2 पंक्ति 3 पंक्ति बोला। जरीन जी जरा मेरी बारी है, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए पहले तो अखिलेश जी ने जो आज पहला इशू उठाया उसके बारे में मैं फैक्ट जान लीजिए। उन्होंने कहा कि 17% से 7% कर दिया गया। वो क्यों किया गया? ममता बनर्जी सरकार ने 71 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया, जिसमें से 65 केवल मुसलमान थे, और पहले वहां 7% आरक्षण था। मुसलमानों को पिछड़ी जाति में घुसाकर आरक्षण देने के लिए 10% का कैटेगरी ए बनाया गया और 17% किया गया था। तो जो पहले था वो किया गया है। तो आज अखिलेश यादव मुसलमानों को पिछड़ी जाति में आरक्षण देने के लिए उस 17% का समर्थन कर रहे हैं, जो आज उन्होंने किया है कि हटा दिया गया है। 71 में से 65 मुस्लिम जातियां वहां शामिल किए गए, उसी को सरकार ने हटाया है। केवल 66 हिंदू जातियों को मिलेगा। दूसरा, वो जो समाज में आग लगाना चाहते हैं कि हम पीडीए के नाम पर पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक जो भी वो बोलते हो, वो खड़ा होकर के और 100 करोड़ जो कुछ सवर्ण जातियां हैं उनको वर्चस्ववादी कह के उनके विरुद्ध लड़ाई करके अगर हम चुनाव जीते, तो ये तो फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की भाषा एक ही है। और जरा ध्यान से सुनिए, ये लोग भाषण दे रहे हैं राकेश जी। आगामी 24 मई को लाल किले के मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है बनवासी कल्याण केंद्र और जनजाति सुरक्षा मंच। देश भर में पहली बार भारत में राजधानी दिल्ली में देश भर के आदिवासियों का सांस्कृतिक समागम हो रहा है। गृह मंत्री उसके मुख्य अतिथि है। सारे संघ के अधिकारी हैं और 3 महीने से उस पर काम चल रहा है। दिल्ली में अलग अलग नगर बसाए गए हैं, वो शोभा यात्राएं निकलेंगी। तो आप पिछड़े दलित आदिवासी करते हो और यहाँ काम हो रहा है। अब नहीं, मैं एक बात कहते हुए मलूक जी के पास जा रहा हूं अवधेश जी, कि ये धर्म आधारित आरक्षण की बात कोई नई नहीं है। आपको याद होगा महिला आरक्षण पर इसी संसद में ये बात उठी थी ना, कि वो महिलाएं नहीं है क्या मुस्लिम समाज की? तो ये कोई नई बात नहीं है। मलूक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं उन्होंने दलितों की और पिछड़ों की बात करी कि आज सही नहीं हो रहा है। तो मैं इनकी जानकारी में और इन्हें अपडेट करना चाहता हूं कि इस देश के सबसे बड़े जो संविधान के लेखक और मसीहा हमारे दलित और पिछड़े सबके बाबा अंबेडकर साहब को धोखा दिया, चुनाव हरवाया कांग्रेस ने। तो उनसे पूछ लें ये क्यों करा। और पिछड़ों की बात जहां तक, चौधरी चरण सिंह पिछड़े समाज से आते हैं, उनको 3 महीने कुर्सी से उतार दिया। और तो और माननीय मुलायम सिंह यादव, जो पिछड़ों के कद्दावर नेता 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के समर्थन दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, आय से अधिक संपत्ति के केस में सीबीआई से केस रजिस्टर्ड करा के जेल में डालना चाहती थी कांग्रेस। तो ये बता दें कि कांग्रेस से अपने साथी से पूछ लें, और जब वकालत करें कांग्रेस की, इनको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है टेलीविजन पे आके, और इनके पार्टी के कुछ लोग क्या झूठ की कौन सा झूठ? अरे भैया, ये वर्मा जी, ये मलूक नागर जी एक एजेंडा ले आते हैं लिखवाकर बीजेपी आई देख रहा है। गुमराह मत करो, धोखा मत दो। इस तरह भैया मलूक जी दिखाइए किताब कहां लाए हो? अच्छा, आपको अजय वर्मा जी झूठ लग रहा है? सुनिए सर, सुनिए। आपको लग रहा है कि मलूक नागर जो बोल रहे हैं वो बीजेपी आईटी सेल से लिखवा कर आ रहे हैं? ये गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से लिखकर आई थी? ये गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से आई थी? इनको तो एंकर की जगह अघोषित प्रवक्ता भाजपा लिखना चाहिए। किसको? राकेश पांडे अघोषित प्रवक्ता भाजपा लिखना चाहिए। भाई एक अलग बात है, ये बैटिंग आप मलूक नागर जो बोल रहे हैं करेंगे। अरे मैं फिर वही बात हूं, मैंने एक सवाल पूछा कि आपको मलूक नागर की भाषा बीजेपी आईटी सेल की लग रही है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से आई, ये आपको क्यों चुभ गया? अजय वर्मा जी, ये देखिए सर, आप मुझे बीजेपी का टैगिंग दीजिए, बीजेपी किसी दिन कांग्रेस का टैगिंग दे दे, सपा कुछ और टैगिंग दे दे, सर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या आप लोगों के टैगिंग की आदत हो गई है? आप किसके अघोषित प्रवक्ता हैं ये बता दीजिए। किसकी स्क्रिप्ट है गद्दार वाली, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप कल से
सर मैं क्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा वो छोड़ दीजिए। आपको किसका प्रवक्ता लिख दूं? ये गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से आई? आपका प्रोग्राम का नाम राष्ट्रहित है, लेकिन आप बीजेपी हम नाम तो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री से सवाल अब दिक्कत वही है, ये हताशा है अजय वर्मा जी की नाम भी आपको शो का नहीं याद है, तो आप छोड़ दीजिए। आपको क्या याद रहेगा? पूरी दुनिया घूम लेंगे आप, पूरी दुनिया घूम लेंगे मेन मुद्दे को छोड़कर। चलिए वक्त इतना ही है सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।